Hello and welcome back to all dear students. Welcome to the amazing platform of chemistry. Myself Shelly Gurwani and we are studying our chapter chemical kinetics. तो बच्चों केमिकल काइनेटिक्स की लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। हमने काइनेटिक्स का डेफिनेशन क्या पढ़ा था कि भाई काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हमें पढ़ना था रेट ऑफ रिएक्शन। तो डे 1 डे 2 हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किया था। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। देन branch of chemistry which deals with study of rate of reaction, factors affecting to rate of reaction। तो आज हमने लास्ट क्लास में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन भी डिस्कस किया था। थर्ड था मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब मैकेनिज्म का स्पीड से क्या लेना देना है वो आज हम पढ़ने वाले। उससे पहले हम पढ़ेंगे रेट लॉ। अब रेट लॉ क्या है तो देखो, हमने लास्ट ईयर लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन गोल्डबर्ग-वेगे ने प्रपोज किया था सिंपल रिएक्शन के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कि मान लो एक रिएक्शन में ए के एन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट जो है वो ए की कंसंट्रेशन की पावर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो रेट प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एन, क्योंकि एन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो रेट कॉन्स्टेंट के। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को, एक्टिव मास को, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को रेट के साथ कनेक्ट करना, एक इक्वेशन बनाना, उसे हम रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ कहते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल कि भाई रेट एक्सप्रेशन क्या है, रेट लॉ क्या है, तो सीधी और साफ बात तो हम कहेंगे कि देखो, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम कहते हैं रेट लॉ। कितनी बात क्लियर है। अब मान लो कि मेरे पास एक इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल Na गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेटा Na गिव्स प्रोडक्ट एक एलिमेंट्री इक्वेशन है, इज एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था दो तरह की रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की बात बाद में करेंगे, फिलहाल एलिमेंट्री की बात करते हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, ए के एन मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट बताओ। तो बेटा रेट प्रोपोर्शनल टू, तो हम कहेंगे ए की पावर एन, है ना, और प्रोपोर्शनल हटा दो तो कांस्टेंट लग गया के और ए की पावर एन। ठीक है, के क्या है तो हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट है ना। तो हमने लॉ ऑफ मास अप्लाई करके इस तरह से इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब लॉ ऑफ मास एक्शन हमने रिवर्सिबल में पढ़ा था, फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है, तो हमने कहा ठीक है, एक बार तो हमने स्पीड को एक्टिव मास से कनेक्ट कर दिया। इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। रिवर्सिबल है तो ऐसे नहीं है तब भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे चलो मान लेते हैं ऐसा चल जाएगा। तो रेट एक्सप्रेशन रेट लॉ में तो कोई तकलीफ नहीं। अब हमारे पास आता है कि भाई ए की पावर एन, मतलब ए के एन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो स्पीड ए की पावर एन पे वाकई में डिपेंड करती कि आपने लिखा है डिपेंड करती। तो इसके लिए हमें दो टर्म्स पढ़ना जरूरी है बच्चे, है ना। दो टर्म क्या, तो हम कहेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो मैंने बोला वो सही है, हाँ एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सही है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो फिर वो बात ठीक नहीं बैठेगी। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन, तो बेटा ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है ना, जिसमें अलग अलग स्टेप्स नहीं हैं। ए से बी बना तो ए सीधा ही बी में कन्वर्ट हो गया, तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट भी बनता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो हर रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो आप देखते हो कभी कार्ब कैटायन बन रहा है, कभी कार्ब एनायन बन रहा है, कभी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ट्रांजिशन स्टेट तो चलो हर रिएक्शन में बनती है, लेकिन इंटरमीडिएट बनना, फ्री रेडिकल बनना, कार्ब कैटायन बनना, कार्ब एनायन बनना, नाइट्रीन बनना, कार्बीन बनना, है ना, और फिनाइल कार्ब कैटायन बन जाना, फिनाइल फ्री रेडिकल बन जाना, बेंजाइल फ्री रेडिकल बन जाना, तो ऐसा कोई भी इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है, तो फिर वो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो एक स्टेप में पूरी नहीं होती है। लेकिन जो एक स्टेप में हो जाती है उसे हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो मैं लिख दूं दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट इन वन स्टेप। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है,
आपको मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। वन स्टेप आर एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है भाई। अब एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये बात सही है, जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पीड उन पे सीधी सीधी डिपेंड करेगी, है ना। अगर मैं तुम्हें कहूं कि बेटा है ना, मान लो ऐसा है 2A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, 2A गिव्स प्रोडक्ट, तो अगर मैं तुम्हें पूछूं रेट बताओ एक्टिव मास के टर्म्स में, या रेट लॉ लिखो। पिछली बार आपने लिखा था रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन। इस बार मैं कह रही हूँ रेट लॉ लिखो, जहाँ रेट कांस्टेंट भी लगे तो तुम कहोगे एलिमेंट्री है ना, तो एलिमेंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। रेट प्रोपोर्शनल टू A की पावर 2 और रेट इक्वल्स टू K A की पावर 2, ठीक है। तो अगर ऐसा सिंपल सिंपल लिख रहे हो तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रही है तो रिएक्शन की स्पीड इनकी पावर 2 पे ही डिपेंड करेगी, है ना। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने तुम्हें कहा A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। हम पढ़ी एलिमेंट्री रिएक्शन ना, ये दोनों क्या है, तो बेटा ये भी एलिमेंट्री ना। ऐसे में सोचना कि अच्छा हमेशा ऐसे ही लिखना है, नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऐसा होता है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है इसलिए ऐसा है, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है भाई, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि लो बताओ रेट बताओ, तो रेट जो है जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों पे डिपेंड करेगी। तो मैं कहूंगी कि रेट तो A भी पार्टिसिपेट कर रहा है और B भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दोनों पे डिपेंड करेगी। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है दैट इज K, यानी रेट कांस्टेंट A की पावर 1 और B की पावर भी 1, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। साधारण अभिक्रिया, सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक स्टेप में पूरी हो जाती है, जिसमें जैसा बोला है वैसा है। तो जो साधारण लोग होते हैं जैसे दिखते अंदर से भी वैसे ही होते, लेकिन कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स, है ना, दिख कुछ और रहा है, सोच कुछ और है और कर कुछ और ही रहा है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, उन पर्सनैलिटी को समझना मुश्किल है। तो केमिस्ट्री, जीवन में घटनाएं बाद में होती हैं, केमिस्ट्री में घटनाएं पहले ही होती हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन आपको दिखा गया, अच्छा दो जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ठीक है, स्पीड दो पर डिपेंड करेगी। दो अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, स्पीड दोनों अलग अलग पर डिपेंड करेगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता बेटा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या, तो हम कहेंगे देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोज केमिकल रिएक्शंस, those chemical reactions which proceed in more than one steps, एक से ज्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होने वाली है, in more than one steps, ठीक है भाई। अब अगर एक से ज्यादा स्टेप्स में होगी उन्हें हम क्या बोलेंगे, तो उन्हें हम, साफ और सीधी बात है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा स्टेप में होगी तो कॉम्प्लेक्स, एक स्टेप में होती तो एलिमेंट्री। अब तो भाई इनमें क्या होते हैं, मल्टी स्टेप्स होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ मल्टी स्टेप्स होंगे, एक से ज्यादा स्टेप होंगे यानी मल्टी स्टेप्स में होगी, ठीक है। अब मल्टी स्टेप्स में क्या, तो हम कहेंगे मल्टी स्टेप में एक तो फास्ट स्टेप और एक स्लो। एक से ज्यादा फास्ट हो सकते हैं, लेकिन स्लो मतलब सबसे धीमा, जो सबसे धीमा स्टेप है ना, स्लोवेस्ट स्टेप जो है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, क्लियर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो बेटा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इस स्टेप में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा ना, रिएक्शन की स्पीड उसी पे डिपेंड करेगी। आई बात समझ में, वापस सुनो, मल्टी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, एलिमेंट्री जो एक स्टेप में होती थी, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा स्टेप में होगी। अब अगर एक से ज्यादा स्टेप में होगी तो प्रॉब्लम क्या है, स्टेप्स फास्ट भी होगा और एक स्टेप मिलेगा जो स्लो होगा। अब जो सबसे स्लो स्टेप है, जो सबसे धीमा स्टेप है, वो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिसाइडिंग स्टेप, मतलब वही डिसाइड करेगा कि स्पीड क्या है,
ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इसमें जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा ना बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट आपका पार्टिसिपेट करेगा, है ना, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा, उसी पे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन आरडीएस। क्लियर? रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगी जो क्या है, आरडीएस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको और डिस्कस करेंगे, अभी रुको, जैसे जैसे काम पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास है मॉलिक्यूलैरिटी। तो देखो, मॉलिक्यूलैरिटी मतलब एक रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। भाई एक रिएक्शन हो रही है, ए बी सी, 3 जने, तो मॉलिक्यूलैरिटी 3 हो गई। ए और बी है तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो गई, और सिर्फ ए ही है तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो गई, है ना। पार्टिसिपेट करने से काम चलेगा? तो हम कहेंगे नहीं, पार्टिसिपेट भी करने चाहिए, एक साथ टकराने भी चाहिए, कोलाइड साइमल्टेनियसली। तो मान लो 3 बॉल हैं, 3 पार्टिकल है हवा में, है ना, या वो तुमने वो गेम देखा होगा हवा में बॉल उछालने वाला, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बॉल्स को हैंडल कर सकता है एक ही टाइम में, साइमल्टेनियसली? तो हम कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 1 2 3, है ना। 3 बॉल को आराम से क्या कर लेता है, हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 2 या 3। ठीक है, तो कुछ मल्टीटास्कर होते हैं वो 3 से ज्यादा कर लेंगे, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी मतलब समझे तुम मेरी बात का, मॉलिक्यूलैरिटी मतलब एक एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एक सिंपल आदमी कितनी भी प्रैक्टिस करे तो एक बार हवा में कितनी बॉलों को हैंडल करेगा, 3 को। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो एक साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं ताकि रिएक्शन को आगे बढ़ाया जाए, उसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। क्लियर है? तो अगर पूछे कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। क्या बेटा, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेकिंग पार्ट। कौन सी रिएक्शन? तुम्हें पहले ही कही, एलिमेंट्री लियो, कॉम्प्लेक्स की बात मत करो अभी। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन which colloid simultaneously, एक साथ टकराने भी चाहिए, है ना, which colloid simultaneously, एक साथ कोलाइड करने चाहिए, एक साथ टकराने चाहिए, to proceed the chemical reaction, to proceed the chemical reaction। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? उसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई H2 + I2 gives 2HI, है ना, तो H2 I2 से टकराएगा और 2HI बनाएगा, तो हम कहेंगे ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी 2। क्या बेटा, अगर 2 जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 कर दो, है ना। A + B + C गिव्स प्रोडक्ट, 3 जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, A + B + C गिव्स प्रोडक्ट। फिर कह रही हूँ ये सारे एग्जांपल्स एलिमेंट्री रिएक्शन के, नहीं लिखा है तो एलिमेंट्री ही मानेंगे, है ना। तो मैं कहूँगी A B से टकरा रहा है और B C से, तीनों एक साथ टकरा रहे हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी 3। क्यों ही परेशान होना, अगर 3 जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी 3। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो मॉलिक्यूलैरिटी मतलब एक केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कितने मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अगर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे तो मॉलिक्यूलैरिटी 1 बोल दो, 2 करे तो 2 बोल दो, 3 बोले तो 3 कर दो, है ना। मान लो अमोनियम नाइट्राइड का डिकम्पोजिशन, तो अमोनियम NH4 नाइट्राइट NO2, ठीक है, डिकम्पोज। देखो वाटर कितने निकल सकते हैं, है ना, नाइट्रोजन प्रिपरेशन मेथड है ये। तो देखो 2 वाटर निकाल दूं तो N2 बनेगा और 2 वाटर, ठीक है, तो N2 बनेगा ना, तो नाइट्रोजन प्रिपरेशन मेथड, है ना, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है ये,
फिलहाल मुझे मॉलिक्यूलरिटी देखना है, तो मैं कहूँगी अकेला अमोनियम नाइट्राइट ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो भाई एक जना पार्टिसिपेट करता है तो मॉलिक्यूलरिटी 1। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है ना? सबसे पहले हमने पढ़ा था रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन। तो तुम कहोगे रेट एक्सप्रेशन मतलब क्या? रेट को एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट से रिलेट करना, उसे हम रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ कहते हैं, और जिसमें हम रेट कांस्टेंट यूज करते हैं। जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन फाइंड करके हम रेट लॉ लिख लेते हैं, है ना। अब एलिमेंट्री रिएक्शन ना हो तो देखा जाएगा। तो दो तरह की रिएक्शन थी, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री जो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, जहां हम सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा स्टेप में होती है। अब अगर एक से ज्यादा स्टेप है तो मुझे स्लो स्टेप ढूंढना है, क्योंकि स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्पीड डिसाइड करने वाला स्टेप होता है। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वही हमारी मॉलिक्यूलरिटी होती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी वही होती है, ऑर्डर भी वही होता है। अब क्या है तो आगे बताऊंगी कैसे ऑर्डर क्या होता है। अब मॉलिक्यूलरिटी तो भाई सिंपल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, एक साथ टकराते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी। तो अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोजिशन यूनिमॉलिक्यूलर, H2I2 तो मैं कहूंगी बाई मॉलिक्यूलर, और A+B+C ले लो तो ट्राई मॉलिक्यूलर। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा मॉलिक्यूलरिटी तो थियोरेटिकल अप्रोच है, आप रिएक्शन में गिन लो, बैलेंस्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गिन लो और बता दो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है तो हम कहेंगे ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब थियोरेटिकली मैं नहीं डिसाइड कर सकती कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने जनों पर डिपेंड कर रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तुम्हें कहा कि देखो N1A प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो तुम कहोगे इसमें क्या, रेट लॉ लिख लो, रेट इक्वल्स टू के A की पावर N1 और B की पावर N2। नहीं, यहां आप गलत हो, मैंने तो बोला ही नहीं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो ठीक था। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता कि एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स है? तो जब तक वो नहीं बोलता है एलिमेंट्री है तब तक आपको ऐसा काम करना ही नहीं है ना। अगर उसने कहा ही नहीं, उसने कहा ये रिएक्शन है, मैं तो बोल ही नहीं रहा एलिमेंट्री की कॉम्प्लेक्स है, तो आप भी कुछ नहीं बोलोगे। आप कहोगे ठीक है भाई स्पीड जो है वो हो सकता है ए पे डिपेंड करती हो और बी पे भी डिपेंड करती हो, अब हो सकता है N1 और N2 के बराबर ही डिपेंड करती हो सकता है ना करती हो, हमें क्या पता, हमें तो कुछ आइडिया नहीं है। आप बोलो एलिमेंट्री तो हम N1 N2 कर देंगे, लेकिन आप बोलोगे ही नहीं तो हम तो नहीं करेंगे। हाँ हो सकता है कर रही हो सकता है पी और क्यू की वैल्यू 0 ना करती हो, क्योंकि आपने लिखा ना प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल करो, डेटा लाओ और आंसर बताओ। तो ये क्या मुसीबत है? तो हम कहेंगे रेट इक्वल्स के A की पावर P और B की पावर Q, है ना। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन तो बेटा P जो है वो N1 होता और Q जो है वो N2 होता, है ना। बट इफ रिएक्शन इज नॉट एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन तो नहीं है, उसने बोला ही नहीं है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, या नॉट गिवन इन क्वेश्चन, रिएक्शन क्या है वो आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो मैं कह सकती हूं मे बी P इक्वल्स टू N1 और Q इक्वल्स टू मे और मे नॉट बी। हो भी सकता है, कई बार क्या होता है, जो प्रेडिक्ट करता है वो आंसर आ जाता है, लेकिन कई बार प्रेडिक्शन बिल्कुल ही सेट नहीं होता है ना, क्योंकि मैंने तो प्रेडिक्ट किया था, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके थोड़ा ना बताया, लॉजिकल आंसर थोड़ा ना दिया, मैंने सोचा कि हाँ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो मे भी हो सकता है, मना नहीं कर रहे, लेकिन नहीं भी हो सकता है, पूरी गारंटी है कि हाँ हो भी जाए नहीं भी हो जाए, कोई फिक्स नहीं, कोई गारंटी नहीं है मतलब। तो हम कहेंगे अभी तो नहीं मुसीबत है, तो भी ऐसा लिखें कि ना लिखें, तो N1 N2 ना लिखो, आप P और Q लिखो,
मे बी पी प्लस क्यू इक्वल्स टू N1 प्लस N2, नहीं भी हो सकता है। अगर बोल तो एलिमेंट्री है तो बराबर कर देंगे, लेकिन नहीं बोला तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे है भाई, क्या है, कुछ समझाओ। तो हम कहेंगे बिल्कुल, हम इसको एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसको समझाओ। तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली डिसाइड करेंगे, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल अप्रोच है कि वाकई में इक्वेशन इस पर डिपेंड कर रही है, रेट इस पर डिपेंड कर रही है, समझाओ। ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, दिस इज प्रैक्टिकल अप्रोच, है ना, या प्रैक्टिकल डेटा। ठीक है, फिर कंसिडर एन एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं इक्वेशन ले लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने इक्वेशन ये ले लिया ट्वाइस NO प्लस O2, आपका एग्जाम्पल NCERT में है, मैं खाली डेटा चेंज कर रही हूँ, गिव्स ट्वाइस NO2। ठीक है, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई रेट जो है वो NO की पावर 2 पर डिपेंड करेगी, मुझे नहीं पता है। O2 की पावर 1 पर डिपेंड करेगी, मैं कहूँगी नहीं मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, P और Q मे बी 2 और 1, मे नॉट बी, मुझे नहीं पता है, मैं कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि आपने तो कह दिया प्रैक्टिकल डेटा है ना। और कैसे निकालेंगे, तो हम इसको थियरी से तो नहीं निकाल सकते, आप प्रैक्टिकल डेटा दे दो, उससे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि देखो हम आपको है ना एक एक्सपेरिमेंट करके देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक्सपेरिमेंट है, उसमें मैंने NO कितना लिया था, उसमें मैंने O2 कितना लिया था, और मेरे पास रिएक्शन की स्पीड क्या है, ये सारा डेटा मेरे पास अवेलेबल है ना। और मैंने एक एक करके 3 एक्सपेरिमेंट कर ली, तो मैं कहूँगी ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3। अब है ना, मैंने NO की कंसंट्रेशन 0.30 रखी है, 0.30 मोल पर लीटर। यहाँ पे भी मैंने इसको 0.30 मोल पर लीटर रखा है। मैं अपने मन से डेटा ले रही हूँ, NCERT में भी डेटा दिया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट पकड़ रहा है ना कि होता क्या है। ठीक है, डेटा कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने देखा कि रेट जो है मान लो वो 2 × 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। ठीक है, ये आपका एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, मैंने इतना लिया और ये स्पीड है। अब ये कह रहा है कि मैंने इसको तो छेड़ा ही नहीं, देखो ये 0.30 है और मैंने इसको डबल कर दिया। ठीक है, और मैं क्या देखता हूं कि स्पीड जो है वो डबल हो गई। समझे, एरो तो मैंने सेम रखा, मैं O2 चेंज करके देख लेते, तो O2 चेंज कर रहा हूँ, चेंज भी क्या कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ, तो स्पीड डबल हो गई। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 क्या प्रूफ कर रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से तो ऐसा लग रहा है कि स्पीड जो है वो O2 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, O2 की पावर 1, क्योंकि जैसे ही हम उसको दुगना करते हैं आंसर दुगना हो जाता है। मतलब रेट जो है वो O2 की पावर 1 पे, O2 डबल कर दो, स्पीड डबल हो जाती है। अब ये क्या मुसीबत है। फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो, इसको सेम कर दो, O2 को मत छेड़ो, है ना, और आप क्या करो, इसको NO को डबल कर दो 0.30। कैसे, तो देखो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 and 3, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 and 3 से क्या, तो मैंने कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट कितना हुआ 2 के चक्कर में, रेट क्या हुआ 2 की पावर 2 का 8 हो गया। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ 0.6 अपॉन 0.3 कर देती हूँ, कंसंट्रेशन तो मैंने दुगना किया। अब रेट देखो, तो रेट हो गया 8 × 10 की पावर -2 अपॉन 2 × 10 की पावर -2, यानी रेट जो है वो 4 गुना हो गया। और ये कितना है, तो ये मैंने दुगना किया, तो रेट जो है 2 की पावर n इक्वल्स टू 4 को क्या लिख दो, तो 2 की पावर 2। ठीक है, यानी n की वैल्यू कितनी आ रही है, कंसंट्रेशन का डबल कर रही हूं तो उधर आंसर 8 गुना आ रहा है ना। इसका मतलब पावर 2 पर डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे ये ठीक है भाई, है ना। तो इस बार डेटा क्या कहता है, तो डेटा आपको कह रहा है रेट प्रोपोर्शनल टू NO की पावर 2।
आ गई बात समझ में? अगर तुम NO की कंसंट्रेशन को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, तो रेट जो है वो पावर 2 में बढ़ेगी, 4 गुना बढ़ गई, तो 2 तो पहले ही थी, 4 गुना बढ़ गई, तो 2 का 4 गुना कितना हुआ, 8 हो गया, तो 8 गुना बढ़ जाएगी। तो हम बात तो ठीक है ना, 2 का 8 हो गया ना, तो बढ़ा कितना, 4 टाइम्स बढ़ गया, 2 की पावर 2 टाइम्स बढ़ गया, तो रेट जो है वो NO की पावर 2 पर डिपेंड कर रही। तो अब अगर मैं अपने डेटा से नया रिजल्ट निकालूं तो मुझे क्या लग रहा है कि अच्छा ठीक है, रेट प्रोपोर्शनल टू, तो NO की पावर तो 2, एक सेकेंड बच्चा, 3 एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3, तो हम ऐसे कह सकते, सो वी कैन से क्या कह सकते, तो हम कहेंगे देखो रेट प्रोपोर्शनल टू NO की पावर तो 2 और O2 की पावर 1, ठीक है, और रेट इक्वल्स टू, तो रेट इक्वल्स टू K NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, ठीक है। अब NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, तो टोटल कितने जनों पर डिपेंड कर रही है, तो एक पे तो पावर 2 के हिसाब से डिपेंड कर रही है और दूसरे पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, यानी मैं ये कहना चाह रही हूँ रेट इक्वल्स टू K NO की पावर 2 और O2 की पावर 1, ठीक है। तो बेटा ये जो पावर है ना 2 + 1 यानी 3, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, समझे? रेट कितने जनों पर डिपेंड करती है, कितना डिपेंड करती है, सबका डेटा ऐड कर दो, उससे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर? तो अगर कोई पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये आपको क्या बताती है, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितनी चेंज करे कि रेट जो है वो बदल जाए, उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। या फिर आपके पास जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें कंसंट्रेशन टर्म है, उनकी पावर को ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल देखो N1A + N2B गिव्स प्रोडक्ट, अब इसे लिखा तो नहीं कि एलिमेंट्री है ना, तो एलिमेंट्री नहीं है, ये पता नहीं हमें क्या है, तो हमने लिख दिया रेट इक्वल्स टू K A की पावर N1 N2 की जगह मैंने कर दिया A और B। हो सकता है A इक्वल्स टू स्मॉल n1 हो और B इक्वल्स टू स्मॉल n2 हो, नहीं भी हो सकता है, एलिमेंट्री होगी तो हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स होगी तो नहीं होगा। फिलहाल आपने कुछ बोला नहीं है, तो हम कहेंगे देखो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन है, ये कंसंट्रेशन टर्म है और ये पावर है, पावर को ऐड कर दो, रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म की पावर को ऐड कर दो, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया A + B, क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकल अप्रोच है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम डेटा के हिसाब से बात कर सकते हैं कि हाँ भाई तुम पर डिपेंड करता है या तुम पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी में ऐसा नहीं था। मॉलिक्यूलरिटी में आप सिंपल बात कर सकते थे कि भाई ठीक है, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है ना। तो अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूं, है ना बेटा, अगर मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, एलिमेंट्री शब्द को मत भूलना, अगर मैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूं तो अगर वो यूनिमॉलिक्यूलर है, समझे, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पक्का वो फर्स्ट ऑर्डर ही होगी, समझे, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है और स्पीड एक पे ही डिपेंड करेगी। और अगर वो बाई मॉलिक्यूलर है, एलिमेंट्री की बात कर रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, ध्यान से समझना, बाई मॉलिक्यूलर है तो पक्का क्या होगी, तो हम कहेंगे पक्का फिर वो सेकेंड ऑर्डर होगी, क्या ही सोचे, है ना। और अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन ट्राई मॉलिक्यूलर है बेटा, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो हम कहेंगे तो पक्का थर्ड ऑर्डर होगी, समझे मेरी बात। तो एलिमेंट्री रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर फर्स्ट ऑर्डर, बाई मॉलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर और ट्राई मॉलिक्यूलर थर्ड ऑर्डर, सिंपल है ना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। अब देखो, मान लो आपके पास ऐसा कुछ है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन, तो हम कहेंगे रेट इक्वल्स टू K A की पावर ½ B की पावर 3/2। तो ये रेट एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है, ये कंसंट्रेशन टर्म है, हाँ कंसंट्रेशन टर्म है, पावर का सम कर दो, रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म की पावर को जोड़ दो,
तो हाफ प्लस 3/2 इक्वल्स टू, तो 2, 1.5 और आधा कितना 2। अब तुम्हें लगेगा तो फ्रैक्शन में, तो स्पीड तो कैसे भी डिपेंड कर सकती है। मैं तुम्हें 4 गुना कर रही हूँ, तुम आंसर दुगुना ही दे रहे हो, तो 4 का आंसर डबल कैसे दे रहे हो, तो तुम रूट में बढ़ रहे हो। 4 का रूट लेंगे तो 2 आएगा। तो हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कंसंट्रेशन 4 गुना कर रही हूँ, रेट डबल ही हो रही है, तो पावर हाफ भी हो सकता है, पावर 3/2 भी हो सकता है ना। तो ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो आंसर आएगा वही तो लिखना पड़ेगा। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी में ऐसा नहीं था, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, है ना। फिर यहाँ देखो रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर -1, ध्यान से पढ़ना, यानी ऑर्डर माइनस भी हो सकता है। बिल्कुल, मैं कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रही हूँ, पता चला कंसंट्रेशन बढ़ाने से स्पीड कम हो रही, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसे फंसेंगे तो हम साफ बोल देंगे कि भाई इस सिचुएशन में ऑर्डर 1 + -1 यानी 0, एक पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा, आपको तो पावर ऐड करना है। फिर ये रेट एक्सप्रेशन है, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको क्या करना है, हमें तो सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म की पावर को ऐड करना है, तो पावर 2 है तो 2 ले लो, फिर पावर 3/2 है तो 3/2 ले लो, फिर पावर -1/2 है तो -1/2 ले लो भाई, ठीक है। तो 3/2 तो कितना हो गया, 1.5 हो गया, आधा चला गया तो 1, तो 2 + 1 3, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ओके भाई, 2 + 1 3। तो ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स आ गया आपके पास, मतलब 3 जनों पे डिपेंड कर रही है ऑर्डर, या पावर 3 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है। तो एक ऑर्डर होता है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर होता है तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, 3 ऑर्डर है तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी क्लियर है ना। अगर आपसे पूछे कि नहीं आप तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दो, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लो थोड़ा क्लियर नहीं हो तो इनको अलग अलग समझा दो। तो बेटा अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो जो आप बोलो वो सही है, जो मॉलिक्यूलरिटी है वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, लेकिन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, क्योंकि हर रिएक्शन एक स्टेप में थोड़ा ना होती है, फिर तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म ही हो जाएगी। कार्बन आयन, कार्बकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, कार्बीन, सबका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो हम कहेंगे नहीं, वहाँ तो हर स्टेप में ही मतलब पहले ये अटैक करेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, 2 3 3 स्टेप होते हैं, मल्टी स्टेप में होती है ना। तो एलिमेंट्री होगी तो लड़ाई नहीं है भाई, जनरली आयोनिक रिएक्शंस एलिमेंट्री होती है तो लड़ाई नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है, कोवलेंट बॉन्ड की रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जिनमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, उनमें इंटरमीडिएट्स आते हैं। अब इंटरमीडिएट्स आते हैं तो फिर आपका मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का सेम होना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कह नहीं सकते, तो हम यहाँ तो फंस जाते हैं। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस। तो बेटा मॉलिक्यूलरिटी एक थियोरेटिकल अप्रोच है कि नहीं? मॉलिक्यूलरिटी एक थियोरेटिकल अप्रोच है, लेकिन जब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करती हूं तो मैं बिना डेटा की बात नहीं कर सकती, तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। ठीक है, मतलब ये तो खाली मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में गिन गिना के लिखना है ना, रिलेटेड विद बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, कि हमारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां तो हम रहेंगे, देखो क्या वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो मैकेनिज्म में जाओ, और मैकेनिज्म में जाके स्लो स्टेप ढूंढो, क्योंकि वो आरडीएस है। तो हम कहेंगे मतलब ले देखिए मैकेनिज्म पे आएंगे बात, तो ये रिलेटेड है किससे? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, है ना, ये रिलेटेड है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये रिलेटेड है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। फिर तो मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो तो नहीं होगी कि जीरो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो मतलब रिएक्शन नहीं हो रही, तो नेवर बी जीरो, जीरो तो नहीं होगी। लेकिन ये तो जीरो हो ही सकता है, हो सकता है रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है पर स्पीड उस पर डिपेंड नहीं कर रही, तो मे बी जीरो, है ना, कुछ कह नहीं सकते, जीरो हो सकता है। फिर ये कभी नेगेटिव तो नहीं होगी, नेवर बी नेगेटिव। यहां क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है ना, तो मे बी नेगेटिव। मान लो कंसंट्रेशन डबल कर रही हो, स्पीड आधी होगी, तो 2 की पावर -1 पर डिपेंड कर रहे हो, क्योंकि 2 का आंसर आधा कैसे आ रहा है, तो 2 की पावर -1 होगी, तो मैं कहूंगी भाई मे बी नेगेटिव, ये तो नहीं होगी। फिर मॉलिक्यूलरिटी बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो
तो ऐसे तो बैलेंस नहीं करते ना कि आधा मॉलिक्यूल एक पे चलता है, तो नेवर बी फ्रैक्शनल। भाई यहाँ पे तो पावर हाफ भी तो आया था, मे बी फ्रैक्शनल भी हो सकती है, और होल नंबर। मना हमने क्या है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा, सेकेंड ऑर्डर नहीं होगा, लेकिन डेड ऑर्डर नहीं होगा ऐसा नहीं है ना, 1 1/2 ऑर्डर भी हो सकता है। यहाँ नेवर बी फ्रैक्शनल, ऑलवेज होल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा बच्चों आपके पास, शीट वीट करोगे तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होती है, ये हमेशा होल नंबर हो गारंटी नहीं है, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, और तो हम कहेंगे ये सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म है, ये तो एक साथ जो मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं वो है, तो नेक्स्ट इसका डेफिनेशन लिख दो। तो दीज आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आ गई ना, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में मैं बिना रेट एक्सप्रेशन की बात नहीं कर सकती, आप रेट लॉ दो, उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म की पावर को ऐड करेंगे, लेकिन एक सिंपल इक्वेशन को देख के हम कह सकते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर है। ठीक है, नेक्स्ट तो देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स इनटू वाई फॉलोज सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, एक्स जो है वाई में बदल रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर है, तो मैं रेट एक्सप्रेशन लिख दूं कि भाई रेट प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर पे बात कर रहे हो, तो रेट इक्वल्स टू के एक्स की पावर 2। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर एक्स की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दी, ठीक, तो ये तो मेरी पहली इक्वेशन है। आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो एक्स की कंसंट्रेशन 3 टाइम्स करना हूं, तो कर दो, तो रेट इक्वल्स टू के, एक्स की जगह क्या करो 3x डाल दो, तो पावर 2 में बढ़ेगा, आपको पहले ही पता है ना, सेकेंड ऑर्डर है ना, तो पावर 2 के हिसाब से आंसर आएगा, और हमेशा कंसंट्रेशन की पावर n रखना है, तो हम कहेंगे तो आंसर 9 टाइम्स आ रहा है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं, है ना बच्चा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो चेक कर लो, इक्वेशन 2 जो है वो 9x² है इंटू के, और इक्वेशन 1 जो है वो kx² है, तो 9 गुना ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से रेट जो है वो 9 टाइम्स हो जाएगी। और शॉर्टकट करना था तो सेकेंड ऑर्डर का एनेटिक्स है, तो कंसंट्रेशन की पावर n, कंसंट्रेशन की पावर 2, कंसंट्रेशन 3 गुना कर दिया तो आंसर 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर, यानी आंसर 9 आएगा, खत्म बात। ठीक है, तो ये सिंपल एनसीईआरटी का सवाल है, इसमें क्या। अब देखो कंपटीशन में कौन सा सवाल आया, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, है ना, नीट 2013 का है, कर्नाटका। ए एंड बी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2 एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी इज 3। ठीक है, तो मैं तो अपना रेट एक्सप्रेशन बना लेती हूँ, भाई रेट इक्वल्स टू के, ए की पावर पता नहीं और बी की पावर पता नहीं, तो पता क्यों नहीं, यहाँ तो पता है, ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 2, तो ए की पावर 2, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 3, तो पावर 3। अब आपसे कहा गया कि नहीं, हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। ठीक है, आपने ए को 2a कर दिया है और बी को तो ये 2b कर दिया है, तो नई रेट बता दो, तो के 2a की पावर 2, है ना, दोनों पावर 2 से, एक पावर 2 से और एक पावर 3 से बढ़ेगा, तो ठीक है, और 2b की पावर 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, 8 4 ज़ा 32, तो मेरे हिसाब से तो आंसर जो है वो 32 आ रहा है ना बेटा। 2 की पावर 3 यानी कि 8 और 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 8 इंटू 4, 8 चौक 32, तो मेरा आंसर है 32 टाइम्स। आपका भी यही सिंपल, तो ये 2013 का सवाल है। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई सवाल हो, चाहे नीट का हो, जेई का हो, आराम से बना सकते हो। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो, इन अ रिएक्शन A plus B gives product, rate is doubled when concentration of B is double। अब देखो अगर मैंने B को 2B किया तो रेट जो है वो 2 टाइम्स हो गई, इसको दुगना कर रही हो तो ये दुगना हो रहा है, और फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे रेट प्रोपोर्शनल टू B की पावर मान लो Q कर दी,
तो मैं कहूँगी ये दुगना किया आंसर दुगना आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 1, 2 का आंसर 2 आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर 1। फिर रेट इंक्रीजेज बाय द फैक्टर ऑफ 8 व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। अब देखो बी दुगना करूंगी तो आंसर दुगना तो होगा ही, लेकिन अब आपका आंसर क्या है, 8 टाइम्स हो गया। 8 टाइम्स कब हुआ, जब मैंने ए को भी डबल कर दिया और बी को भी डबल कर दिया, ठीक है। तो 8 टाइम्स मतलब 4 इंटू 2 टाइम्स, 8 मतलब क्या हुआ 4 इंटू 2, तो 2 टाइम्स तो होना ही था, बी दुगना किया तो आंसर डबल तो होना ही था। यानी रेट जो है वो ए की पावर 2 पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि मैंने ए को दुगना किया आंसर 4 गुना हो गया, ए को डबल किया आंसर कितना हो गया 4 गुना हो गया, तो ए की पावर 2 पे डिपेंड करेगी। बी को दुगना कर रही हूँ आंसर दुगना ही हो रहा है, तो बी की पावर 1, लेकिन ए को दुगना कर रही हूँ आंसर जो है वो 4 गुना हो रहा है, तो ए की पावर 2। तो मेरा आंसर आ गया रेट इक्वल्स टू, पूरा एक्सप्रेशन लिखना है तो के ए की पावर 2 और बी की पावर 1, तो आंसर कितना हो गया। अब देखो इसको पहले वाले से रिलेट मत करना, पहले वाले में O2 कांस्टेंट था, NO को हमने क्या किया था, NO को हमने डबल कर दिया था कंसंट्रेशन, आई बात समझ में। यहाँ हमने क्या किया है, इसको भी डबल किया है, इसको भी डबल किया है, तो आंसर 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 1, यही आंसर तो मैच हो रहा है, ठीक है, सिंपल है। अब नया टॉपिक है हमारे पास, चलो तो यहाँ तक की बात क्लियर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लियर है, और क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी और इन पे बेस्ड क्वेश्चन। अब तुम्हें लगेगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इन सबको नेक्स्ट टर्न में डिस्कस करेंगे, है ना। रेट एक्सप्रेशन आ गया तो रेट कांस्टेंट, फिर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, फिर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा चैप्टर है और इजी चैप्टर है, एक एक लेक्चर पढ़ोगे ना बच्चा, एक एक लेक्चर पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कैसा भी सवाल आए, क्योंकि अब इन्हें सवाल आते हैं एसेट्स एंड रीजन वाले, तो जिसका थ्योरी क्लियर नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो वन शॉट पढ़ता है, फिर वो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाता है ना। वो मेन क्वेश्चन कर लेगा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पैटर्न क्वेश्चन है वो कर लेगा, लेकिन जो एक होता है ना डिटेल में सवाल पूछा है, तो डिटेल में पढ़ोगे तो ढंग का सवाल होगा, शॉर्टकट पढ़ के जाओगे तो शॉर्ट वाले सवाल हो जाएंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ो, अभी समय है तो पूरा पढ़ो। एग्जाम से महीना भर पहले पढ़ते हो तो वन शॉट पढ़ो, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, LSS हमेशा रहता है, और इसके DPPs चाहिए, क्विज चाहिए तो फिर ऐप डाउनलोड कर दो, और वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप करियर प्लैनेट ऐप जरूर डाउनलोड करें। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट टाइम नई समस्याओं के साथ, नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।